क्या आप एक ऐसी दुनिया की कल्पना कर सकते हैं जहां गिनती सिर्फ 9 पर आकर खत्म हो जाती, जहां कंप्यूटर, मोबाइल या अंतरिक्ष की यात्रा ये सब नामुमकिन होता। ये कोई काल्पनिक दुनिया नहीं बल्कि हकीकत हो सकती थी अगर एक चीज मौजूद ना होती, जीरो। जी हाँ, शून्य। ये सिर्फ एक गोला नहीं बल्कि वो क्रांतिकारी आविष्कार है जिसने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। पर क्या आप जानते हैं कि इस कुछ नहीं की ताकत का जन्म कहाँ हुआ? इसकी कहानी शुरू होती है प्राचीन भारत से। ये सिर्फ एक नंबर की कहानी नहीं बल्कि एक ऐसे गहरे दर्शन की कहानी है जिसने गणित और विज्ञान की पूरी दिशा बदल दी। क्या शून्य सिर्फ एक गिनती का निशान है या ये भारत की उस गहरी सोच का प्रतीक है जहां कुछ नहीं सब कुछ समाया है? चलिए हमारे साथ इस सफर पर और जानते हैं शून्य की अनसुनी कहानी। तो सवाल ये है कि अगर शून्य भारत में जन्मा तो बाकी दुनिया क्या कर रही थी? क्या किसी ने इस जादुई नंबर के बारे में सोचा ही नहीं? हजारों साल पहले मेसोपोटामिया में हिसाब किताब के लिए खाली जगह छोड़ दी जाती थी। ये एक प्लेस होल्डर था, शून्य का एक अधूरा आइडिया। और शक्तिशाली रोम, बेबीलोन और ग्रीस की महान सभ्यताएं, उनके पास शून्य था ही नहीं। इसीलिए उनकी गिनती बोझिल और जटिल थी। सोचिए, 207 को लिखने के लिए आपको CCCVI लिखना पड़ता। तभी भारत में क्रांति हुई। यहां सिर्फ शून्य का प्रतीक ही नहीं बल्कि एक ऐसी महान व्यवस्था बनी जिसने सब कुछ आसान कर दिया। दशमलव स्थानमान प्रणाली। इसका मतलब था कि हर अंक की कीमत उसके स्थान यानी प्लेस से तय होती है और खाली स्थान को भरने के लिए हमारे पास था हमारा हीरो शून्य। ये इतनी बड़ी सोच थी कि 300 ईसा पूर्व तक भारतीय मनीषी 10 की घात 18 यानी 1 के आगे 18 जीरो तक की संख्या को नाम दे चुके थे। जहां दुनिया छोटी छोटी गिनती में उलझी थी, वहीं भारत के गणितज्ञ ब्रह्मांड की विशाल दूरियों को नाप रहे थे। पर यह निशान आया कहां से? एक पत्थर पर या एक ग्रंथ के पन्ने पर? कहानी अभी बाकी है। जवाब के लिए हमें हजारों साल पीछे भारत के वेदों और उपनिषदों में जाना होगा। यहाँ शून्य सिर्फ एक अंक नहीं बल्कि एक दर्शन था। उन्होंने इसे कहा शून्यता। प्राचीन ग्रंथों में बार बार आकाश और ख जैसे शब्दों का जिक्र मिलता है, जिसका मतलब था वो खाली जगह, वो अनंत विस्तार जिससे हर चीज पैदा होती है। वे कहते थे ओम खम ब्रह्म, यानी ये शून्य ही ब्रह्मांड का मूल है। उपनिषदों ने इस विचार को और भी सुंदर मोड़ दिया। उन्होंने कहा शून्य का मतलब खालीपन नहीं बल्कि पूर्णता है, एक ऐसा अनंत जिसमें से अगर आप कुछ निकाल भी ले तो भी वो अनंत ही रहता है, बिल्कुल गणित की तरह। और फिर बौद्ध धर्म ने शून्यता के विचार को दुनिया भर में फैलाया। उन्होंने सिखाया कि दुनिया में कोई भी चीज अपने आप में अकेली नहीं है, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है, हर चीज का अपना कोई स्थायी अस्तित्व नहीं है, इसलिए सब शून्य है। ये कोई मामूली बात नहीं थी। जिस संस्कृति ने कुछ नहीं में सब कुछ देख लिया, उसी के लिए यह संभव था कि वो कुछ नहीं को एक पहचान दे, एक प्रतीक दे। दर्शन ने जमीन तैयार कर दी थी, अब बस इंतजार था उस पहले सबूत का जहां ये दार्शनिक शून्यता पहली बार एक गणितीय शून्य बनकर दुनिया के सामने आने वाली थी। तो भारत की हवाओं में शून्यता का दर्शन घुल चुका था। लेकिन सोचिए जरा, आपके मोबाइल और कंप्यूटर को चलाने वाले 0 और 1 के कोड का इस दर्शन से क्या लेना देना? आप हैरान हो जाएंगे क्योंकि कंप्यूटर का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है भारत की प्राचीन कविता में। मिलिए आचार्य पिंगल से। ईसा से सैकड़ों साल पहले ये कोई कंप्यूटर साइंटिस्ट नहीं बल्कि छंदों के विशेषज्ञ थे। वो बस ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि कविता में छोटी यानी लघु और लंबी यानी गुरु ध्वनियों से कितने तरह के पैटर्न बन सकते हैं। उन्होंने हर छोटी ध्वनि के लिए एक चिन्ह, मान लीजिए 1, और हर लंबी ध्वनि के लिए दूसरा चिन्ह, मान लीजिए 0 इस्तेमाल किया। 1 और 0, क्या ये आपको कुछ याद दिलाता है? जी हाँ, ये दुनिया का सबसे पहला बाइनरी सिस्टम था। ठीक वही सिस्टम जिस पर आज पूरी डिजिटल दुनिया टिकी है। यही नहीं, उनके काम में आधुनिक गणित के पास्कल ट्रायंगल और फिबोनाची सीरीज जैसी चीजों के भी बीज मिलते हैं। कविता से निकला एक आइडिया जो आगे चलकर कंप्यूटर क्रांति का आधार बन गया। ये अविश्वसनीय है। विचार हवा में थे,
कोड कविताओं में छिपे थे। लेकिन सवाल अभी भी वही था, सबूत कहाँ है? कहाँ लिखा गया है पहली बार शून्य? कहानी हमें ले चलती है साल 1881 में, आज के पाकिस्तान के बख्शाली गांव में, जहां एक किसान को खेत में गड़ा हुआ एक खजाना मिला। लेकिन ये सोना चांदी नहीं, बल्कि इससे कहीं ज्यादा कीमती था। ये थी बख्शाली पांडुलिपि, 70 भोजपत्रों का एक संग्रह जो सदियों से जमीन के नीचे दफन था। जब वैज्ञानिकों ने इसकी उम्र पता की तो वे चौंक गए। रेडियो कार्बन डेटिंग ने बताया कि इसके कुछ हिस्से तीसरी चौथी सदी के हैं, यानी ये शून्य का अब तक का खोजा गया सबसे पुराना लिखित सबूत था। यह आज का गोला जीरो नहीं था, बल्कि एक बिंदु, डॉट था। हिसाब किताब में खाली जगह को भरने के लिए इस्तेमाल किया गया एक बिंदु। इसमें सिर्फ शून्य ही नहीं, बल्कि ब्याज की गणना, वर्गमूल और उस जमाने के हिसाब से बेहद जटिल समीकरण थे। ये इस बात का पक्का सबूत था कि शून्य सिर्फ एक दर्शन नहीं रह गया था, बल्कि अब वो आम लोगों के जीवन का, व्यापार और गणित का हिस्सा बन चुका था। बख्शाली पांडुलिपि ने शून्य को इतिहास के पन्नों पर दर्ज तो कर दिया, लेकिन अभी तक ये सिर्फ एक बिंदु था, एक प्लेस होल्डर। गणित को अब एक ऐसे दिमाग की जरूरत थी जो इस बिंदु की ताकत को पहचान सके और उसे एक सिस्टम में बांध सके। और तब इतिहास के मंच पर आए महान आर्यभट्ट। 5वीं सदी के ये जीनियस सिर्फ 23 साल के थे जब उन्होंने आर्यभट्टीय नाम का एक ग्रंथ लिखा। आर्यभट्ट ने दुनिया को एक सुनहरा नियम दिया, स्थाना स्थानम दश गुणम स्यात्, यानी किसी भी संख्या में हर अगला स्थान पिछले स्थान से ठीक 10 गुना बड़ा होगा। ये वही सिद्धांत है जिस पर आज की पूरी गिनती की व्यवस्था टिकी है। उन्होंने शून्य के विचार को एक वैज्ञानिक आधार दिया, और वो यही नहीं रुके। उन्होंने पाई का मान यानी कि 22/7 इतनी सटीकता से निकाला जो आज भी इस्तेमाल होता है। उन्होंने त्रिकोणमिति की नींव रखी, और हजारों साल पहले बिना किसी आधुनिक तकनीक के उन्होंने पृथ्वी की परिधि को लगभग बिल्कुल सही नाप लिया था। आर्यभट्ट का ज्ञान सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा। उनके ग्रंथ का अरबी में अनुवाद हुआ और यहीं से एक क्रांतिकारी डेसिमल सिस्टम अरब दुनिया से होते हुए यूरोप पहुंचा और पूरी दुनिया में फैल गया। आर्यभट्ट ने शून्य के लिए एक सिंहासन तो बना दिया था, लेकिन उसे गणित का राजा बनाना अभी बाकी था। अब सवाल सिर्फ प्रतीक का नहीं, बल्कि शक्ति का था। शून्य क्या क्या कर सकता है, इसके नियम कौन लिखेगा? आर्यभट्ट ने दशमलव प्रणाली की नींव रख दी थी, लेकिन शून्य अभी भी एक शर्मीले सितारे की तरह था। इसे गणित के आसमान का सूरज बनाना अभी बाकी था। सवाल अब ये नहीं था कि शून्य क्या है, सवाल ये था कि शून्य क्या कर सकता है। इस सवाल का जवाब देने के लिए इतिहास ने चुना ब्रह्मगुप्त को। साल 628 ईस्वी में उन्होंने अपने महान ग्रंथ ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में वो किया जो पहले किसी ने नहीं किया था। उन्होंने दुनिया को शून्य के नियम दिए। उन्होंने लिखा, जब आप एक संख्या में से उसी संख्या को घटाते हैं तो आपको मिलता है शून्य। किसी भी संख्या में शून्य जोड़ने या घटाने से संख्या नहीं बदलती। किसी भी संख्या को जब आप शून्य से गुणा करते हैं तो नतीजा हमेशा शून्य ही होता है। ब्रह्मगुप्त यही नहीं रुके, वो दुनिया के पहले गणितज्ञों में से थे जिन्होंने नेगेटिव नंबरों यानी ऋणात्मक संख्याओं को समझाया और उनके जोड़ घटाव के नियम बनाए। उन्होंने गणित को एक नई शक्ति दे दी थी। भारत का शून्य अरब पहुंचा और सिफर कहलाया। फिर ये सिफर यूरोप पहुंचा और बन गया जीरो। अब शून्य सिर्फ एक निशान नहीं था, वो एक कंप्लीट नंबर था अपने नियमों के साथ। भारत का ये आविष्कार अब दुनिया को बदलने के लिए पूरी तरह तैयार था। ब्रह्मगुप्त ने तो शून्य के नियम लिख दिए, लेकिन हर क्रांति के पीछे सिर्फ एक हीरो नहीं होता। ये कहानी है उस स्वर्ण युग की जब भारत की धरती पर ज्ञान के सितारे चमक रहे थे। ये गुप्त साम्राज्य का दौर था और यहाँ उज्जैन के दरबार में बैठते थे 9 महाविद्वान जिन्हें कहते थे नवरत्न। और इन्हीं में से एक थे एक और जीनियस, वराहमिहिर। वराहमिहिर सिर्फ गणितज्ञ नहीं थे, वे एक चलती फिरती इंसाइक्लोपीडिया थी। उन्होंने ज्योतिष, खगोल विज्ञान, ज्यामिति और यहाँ तक कि इत्र बनाने की कला पर भी ग्रंथ लिखे। उनकी महान रचना पंच सिद्धांतिका में आप देख सकते हैं कि कैसे शून्य और ऋणात्मक संख्याएं अब सिर्फ विचार नहीं बल्कि अंतरिक्ष के रहस्यों को सुलझाने के शक्तिशाली औजार बन चुके थे। यही नहीं, उन्होंने दुनिया को मेरू प्रस्तार जैसी अद्भुत चीजों से परिचित कराया।
जिसे आज हम पास्कल ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। वो इसका इस्तेमाल ये गणना करने के लिए करते थे कि 16 अलग अलग चीज़ों से कितने प्रकार के परफ्यूम बनाए जा सकते हैं। वराहमिहिर जैसे विद्वानों ने यह साबित कर दिया कि भारतीय अंक प्रणाली, जिसमें शून्य हीरो था, कितनी शक्तिशाली थी। ज्ञान अपने शिखर पर था। आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर, ये सिर्फ अलग अलग नाम नहीं थे। ये उस महान युग के सितारे थे जिसे इतिहास भारत का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज कहता है, गुप्त काल। यही वो दौर था जब नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय दुनिया के लिए ज्ञान के प्रकाश स्तंभ थे। यहीं पर शून्य की अवधारणा को तराशा गया, उसे परखा गया और एक ऐसी संपूर्ण प्रणाली में ढाला गया जो दुनिया बदलने वाली थी। और सबसे बड़ी बात, शून्य अब सिर्फ विद्वानों की किताबों में कैद नहीं रहा, वो मंदिरों की दीवारों पर उकेरा जाने लगा, व्यापारियों के बही खातों का हिस्सा बन गया और ज्योतिषियों की गणनाओं की जान बन गया। 458 ईस्वी के लोक विभाग जैसे जैन ग्रंथों में शून्य का मिलना इस बात का पक्का सबूत है कि ये आम इस्तेमाल में आ चुका था। शून्य की वजह से ही भारत में बड़ी बड़ी संख्याएं जैसे लाख, करोड़, अरब गिनना बच्चों का खेल था। जहां बाकी दुनिया अभी हजारों में गिन गई थी, वहीं भारत में लाख और करोड़ की बातें आम थी। शून्य ने गणना को वो रफ्तार और सरलता दे दी थी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। भारत ने अपना सबसे बड़ा खजाना दुनिया को देने के लिए तैयार कर दिया था। अब सवाल ये था कि इस ज्ञान का सौदागर कौन बनेगा, इस क्रांति को सरहदों के पार कौन ले जाएगा। और तब दुनिया के मंच पर आया अरब का बढ़ता हुआ साम्राज्य। 7वीं सदी में बगदाद का हाउस ऑफ विजडम ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र था। यहां भारतीय ग्रंथों का अरबी में अनुवाद किया जा रहा था और यहीं उनकी नजर पड़ी भारत की जादुई अंक प्रणाली पर। मिलिए महान अल-ख्वारिज़मी से। उन्होंने भारतीय अंकों की ताकत को पहचाना और उन पर एक किताब लिख डाली। भारत का शून्य अब बन गया अरबी का सिफर, जिसका मतलब था खाली। सिल्क रूट और समुद्री रास्तों से ये ज्ञान पहुंचा यूरोप। 12वीं सदी में इतालवी गणितज्ञ फिबोनाची ने इस हिंदू अरबी प्रणाली को अपनी किताबों के जरिए यूरोप से परिचित कराया। सिफर का नाम बदलकर अब हो गया जीरो। लेकिन रुकिए, यूरोप ने इस नए मेहमान का बाहें फैलाकर स्वागत नहीं किया। शून्य को कुछ नहीं या खालीपन का प्रतीक मानकर चर्च ने उसे शैतानी चिन्ह तक कह दिया। कई सालों तक इस पर रोक लगाने की कोशिश की गई, लेकिन आप सच्चाई को कब तक रोक सकते हैं? व्यापारियों, बैंकरों और वैज्ञानिकों को समझ आ गया कि शून्य के बिना उनकी तरक्की नामुमकिन है। गणना की शेयर पावर के आगे पुराने विचारों को झुकना ही पड़ा। भारत के मंदिरों से निकला ये दार्शनिक विचार अब पूरी दुनिया के दिमाग की भाषा बन चुका था। अब ये सिर्फ एक अंक नहीं, बल्कि मानव सभ्यता के विकास का इंजन बनने वाला था। क्या आपने कभी सोचा है कि बड़े बड़े पुलों और इमारतों का डिजाइन कैसे बनता है? अंतरिक्ष में रॉकेट कैसे भेजे जाते हैं? इन सब के पीछे है कैलकुलस और एडवांस्ड अलजेब्रा, और इन दोनों की दुनिया शून्य के बिना बन ही नहीं सकती थी। और फिर आई 20वीं सदी और साथ लाई कंप्यूटर। और कंप्यूटर की भाषा क्या है? वही जो हजारों साल पहले आचार्य पिंगल की कविता में छिपी थी, बाइनरी, यानी सिर्फ शून्य और एक। आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप जो मैसेज भेजते हैं, जो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, यहां तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब की आत्मा में बस एक ही चीज है, 0 और 1। सोचिए, एक दार्शनिक विचार जो भारत की मिट्टी में जन्मा, एक प्रतीक जिसे भोजपत्रों पर पहली बार उकेरा गया, वो आज दुनिया की सबसे ताकतवर टेक्नोलॉजी की बुनियाद बन चुका है। तो क्या शून्य की कहानी सिर्फ गणित और टेक्नोलॉजी की कहानी है? नहीं, भारत के लिए शून्य कभी सिर्फ एक अंक था ही नहीं, ये एक पूरी विश्व दृष्टि थी। ये भारत की कविताओं में झलकता था, जहां आकाश के तारों को शून्य का बिंदु कहा गया। ये मंदिरों की वास्तुकला में दिखता था, जहां केंद्र का खाली स्थान ही पूरी इमारत को उसका अर्थ देता था। इसने समाज को बदल दिया। व्यापार और लेन देन इतना आसान हो गया कि अर्थव्यवस्था ने नई रफ्तार पकड़ ली। ये एक सामाजिक क्रांति थी, लेकिन इसकी असली ताकत छिपी थी दर्शन में, जहां शून्य का मतलब अंत नहीं बल्कि अनंत संभावनाएं थीं। ये निर्वाण की शांति थी। ये वो परम ब्रह्म था जहां कुछ नहीं में ही सब कुछ समाया है।
शून्य की कहानी भारत के उस गहरे विश्वास की कहानी है कि सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ी रचना अक्सर एक खालीपन से ही जन्म लेती है। ये सिर्फ एक नंबर का आविष्कार नहीं था, ये दुनिया को देखने के एक नए नजरिए का आविष्कार था। तो हम आज जहां खड़े हैं, इस डिजिटल दुनिया में, इस तकनीकी क्रांति के शिखर पर, क्या हमने कभी रुककर सोचा है कि इस सब की बुनियाद में क्या है? उस हर कोड की शुरुआत में, हर गणना के केंद्र में हमारा वही हीरो है, शून्य। लेकिन रुकिए, एक आखिरी सवाल। आपने अक्सर इन अंकों 0, 1, 2, 3 इनको अरब अंक कहते सुना होगा। तो फिर कहानी में भारत कहाँ है? सच्चाई ये है कि अरब के महान विद्वानों ने भारत के इस ज्ञान को पहचाना, उसे अपनाया और दुनिया तक पहुंचाया। वे इस ज्ञान के वाहक बने, लेकिन इस नदी का उद्गम, इसका स्रोत हमेशा से भारत ही था। हाँ, दुनिया के कुछ कोनों में शून्य के निशान मिले, लेकिन वो सिर्फ खाली जगह भरने वाले चिन्ह थे। एक स्वतंत्र अंक के रूप में शून्य का जन्म, उसके नियम और उसका दर्शन, इन सब का सबसे पुराना और पुख्ता सबूत हमें सिर्फ एक ही जगह ले जाता है, भारत। पिंगल के बाइनरी कोड से लेकर आर्यभट्ट की दशमलव प्रणाली तक, ब्रह्मगुप्त के गणितीय नियमों से लेकर आज की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, ये एक विचार की यात्रा है। यह एक दर्शन है जो हमें सिखाता है कि हर अंत में एक नई शुरुआत छिपी है। यह एक संभावना है जो हमें बताती है कि कुछ नहीं से ही सब कुछ का जन्म होता है। भारत ने दुनिया को सिर्फ एक अंक नहीं दिया, उसने दुनिया को अनंत की ओर देखने का एक नजरिया दिया। महान फ्रांसीसी गणितज्ञ लाप्लास ने खुद कहा था कि भारत ने हमें गिनती करने की सरल विधि दी। यह एक ऐसी गहरी और महत्वपूर्ण खोज थी जो इतनी सरल लगती है कि हम इसके असली मेरिट कर ही नजरअंदाज कर देते हैं। उन्होंने माना कि यह खोज गणित के इतिहास की सबसे महान उपलब्धियों में से एक है। अगर शून्य की इस अद्भुत और अनसुनी कहानी ने आपके ज्ञान में कुछ भी नया जोड़ा है, तो इस ज्ञान की लौ को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। इस वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाएं, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि भारत की ये महान विरासत हर किसी तक पहुंचे। और भविष्य में ऐसी ही और भी दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि शून्य के बारे में कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा हैरान कर गई। जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।